तो वहीं इसी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, आज इसी पर बातचीत करने के लिए मेरी सहयोगी वैष्णो सोनी लगातार मेरे साथ जुड़ी हुई है। वैष्णो से बात करेंगे। वैष्णो, हमने देखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाले हैं। शाम को यह शपथ ग्रहण समारोह होना है, जहां पर देश के लिए तीसरी बार वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना, आप बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर कहीं हम अचीवमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि बहुत लंबे अरसे के बाद अब देश में कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाला है। कितनी अहम है ये आज शपथ ग्रहण समारोह और क्या कुछ देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए देश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और काफी जरूरी माना जा रहा है देश के लिए भी, साथ ही साथ बीजेपी और पूरी संपूर्ण एनडीए के लिए भी, क्योंकि एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है, जो कि काफी गौरव के लिए गौरवान्वित बात है एनडीए के लिए, समूचे एनडीए के लिए। लेकिन बात की जाए, देखिए बीजेपी की तो जिस तरह से परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो बीजेपी इससे कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रही है। लेकिन अगर संतुष्टि है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस बात की कि केंद्र में अगर तीसरी बार भी जिसकी सरकार आई है, केंद्र की जो कुर्सी है उस पर बैठने के लिए जो तीसरी बार भी सरकार है वो बीजेपी एनडीए की ही है। तो ऐसे में बस जो संतुष्टि है वो इसी बात को लेकर है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में देखिए इस चीज को लेकर थोड़ी बहुत तो नाराजगी है ही है कि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी चूक गई है। लेकिन आज के अगर दिन की बात की जाए तो काफी तैयारियां देखिए की गई हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, शपथ लेंगे, जिसमें कई अन्य देशों के भी प्रतिनिधियों को शामिल किया जा रहा है। बांग्लादेश की जैसे कि बात की जाए, बांग्लादेश की शेख हसीना प्रधानमंत्री जो हैं वो भी इस समारोह में शामिल होने के लिए आ रही हैं। कई अन्य देशों के भी जो मुख्य लोग हैं, मुख्य प्रतिनिधि हैं, वहां से वो शामिल होने के लिए इस कार्यक्रम में आ रही हैं। तो देखिए लगातार जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, काफी अहम दिन माना जा रहा है, पूरे भारत के लिए काफी गौरव का दिन है। तो तमाम तैयारियां भी इस दिन के लिए की गई है। रोहित, बिल्कुल वैष्णव, हमने देखा कि शेख हसीना जिस तरह से शनिवार को यहाँ पर पहुंची थी दिल्ली के अंदर, और वो तमाम तैयारियां की जा चुकी है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। शाम को शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात यह है वैष्णव, यहाँ पर देखा जाए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की जो यहाँ पर छवि है वो बहुत बड़ी विस्तृत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देश के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री से अब पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं, तीसरी बार शपथ लेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब बात करें तो इस चीज की काफी प्रशंसा हो रही है। जब अंतरराष्ट्रीय मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं तो किस तरह का नजारा देखने को मिलेगा और ये देश की छवि को किस तरह से फायदा पहुंचाने वाला है। देश के लिए कितनी बड़ी बात है कि देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह। जी बिल्कुल रोहित, देखिए बहुत ही ज्यादा तारीफ की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री वैसे भी सबसे ज्यादा जाने माने चेहरों में माने जाते हैं, और अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो उनकी छवि काफी अच्छी मानी जाती है। ये एक प्लस पॉइंट है बीजेपी के लिए, समूचे एनडीए के लिए। और ऐसे में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का तीसरी बार शपथ लेना पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक बड़ा ही खूबसूरत संदेश देता है, बड़ा ही गौरव का संदेश देता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे अच्छी छवि मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी काफी अच्छी छवि बनी हुई है। ऐसे में आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए शामिल होने वाले हैं, और ऐसे में तमाम इसीलिए अन्य देशों के कई प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करने के लिए इनविटेशन दिए गए हैं, जिसमें कि मैंने बांग्लादेश का जिक्र किया। तमाम अन्य देश भी हैं जहां से कई अहम चेहरे जो हैं, कई प्रतिनिधि जो हैं वो इस समारोह में शामिल होने के लिए आएंगे, और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम जो विस्तृत तौर पर व्यापक इंतजाम जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए हैं। जैसे कि नो फ्लाइंग जोन जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही हर तरह से देखा जा रहा है कि राजधानी में एंट्री लेने वाली हर एक गाड़ी की बराबर चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की कोई चूक जो है ना हो पाए, क्योंकि आज जिस तरह से ये खास पूरा कार्यक्रम होने वाला है, कई लोग इसमें शामिल होने के लिए आने वाले हैं। देश के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देश को अब केंद्र की कुर्सी पर बैठने के लिए प्रधानमंत्री मिल गया है। हालांकि 2014 और 2019 की तर्ज पर 2024 में भी प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ही केंद्र की जो कुर्सी है उस पर विराजमान होंगे। तो पूरे बीजेपी के लिए, समूचे एनडीए के लिए काफी गौरव की बात है ये। बिल्कुल वैष्णव, आपने बात की कि बहुत बड़ी बात है, और हमने देखा कि किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह में वो पहुंचे हैं। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, किन किन चेहरों की यहाँ पर समीक्षा मिल रही है, किस किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, किन किन चेहरों पर संभावना जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गठक दल है, जो बात करें क्षेत्रीय दल है, बात करें चिराग पासवान की, बात करें नीतीश कुमार की, बात करें चंद्रबाबू नायडू की, तो क्या बड़े विभाग इनको दिए जा सकते हैं?
बिल्कुल। देखिए ये एक पूरा अभी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो पाई है कि आखिर इस बार मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को जगह दी जाएगी, किन पुराने चेहरों को कौन से विभाग सौंपे जाएंगे। इस पर लगातार देखिए रोहित संशय बरकरार है। लेकिन बात की जाए प्रधानमंत्री के पद को लेकर तो ये तो साफ हो गया कि प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, जिसको लेकर देखिए रोहित एक जानकारी ये भी है कि जिस तरह से हमने देखा 2014 से लेकर 2019 में 2 बार जब सत्ता की कुर्सी पर बीजेपी आई है तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक जो छवि है प्रधानमंत्री के तौर पर वो अच्छी हुई है। साथ ही साथ अगर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय जिस तरह से रिलेशंस बनी है वो भी काफी अच्छे माने गए हैं। तो ऐसे में अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर आती हैं, तो माना जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, जो इस तरह से रिलेशन जो बने हैं वो और भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। बीते दिनों पहले हमने देखा था G20 की बैठक हुई थी, कई लोग उसमें शामिल हुए थे, कई बड़े चेहरे शामिल हुए थे। तो ऐसे माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी का इस तरह से शपथ लेना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर न केवल छवि ही अच्छी करेगा बल्कि जो रिलेशन है, जो आपसी रिलेशन है वो भी काफी मजबूत होंगे। बिल्कुल वैष्णव, आपने G20 की बात करी, आपको बता दें G20 के अंदर वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो नेता मौजूद थे, तमाम देशों के नेता मौजूद थे और तमाम देश यहां पर पहुंचे थे। जब भारत ने उस बड़े पर्व को यहां पर आयोजित किया था G20 सम्मेलन, हमने देखा कितना बड़ा सम्मेलन हुआ। देश के लिए बहुत गर्व की बात थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतना बड़ा पर्व यहां पर मनाया गया। G20 यहां पर मना और तमाम देशों के नेता, तमाम देश यहां पर पहुंचे, प्रतिनिधित्व करने का मौका देश को मिला। G20 ने अपने आप में एक बहुत बड़ी यहां पर छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर उस लोगों से मिल रहे थे तो एक रिलेशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर बनाए हैं वो G20 के अंदर झलके थे। हमने देखा था कि किस तरह से बड़े बड़े राज्यों से, बड़े बड़े देशों से यहां पर बड़े बड़े नेता यहां बात आए थे। तमाम उन देशों की बात करें जहां पर पिछले जब हम सत्ता की बात करते तो किस तरह से हमारे रिश्ते उस तरह के सीमित नहीं थे, लेकिन जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने उन रिश्तों को ठीक किया है। इस बार क्या संभावना लगती है कि इस बार ये रिश्ते और बड़े विस्तार पर देखने को मिलेंगे या इस बार G20 से भी बड़ा कुछ देश लाने वाला है जो देश के लिए बहुत बेहतर होगा? जी देखिए, जिस तरह से बात आ रही है G20 को लेकर, तमाम अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन को लेकर, तो देखिए जिस तरह से तमाम जानकारियां सामने आई है। नरेंद्र मोदी जो कि अभी बीते दिनों पहले देखा गया था जब अनुमोदन करते नजर आए थे तमाम एनडीए के नेता, तब प्रधानमंत्री के तौर पर जब नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले थे उनको समर्थन भी दिया गया था। तो नरेंद्र मोदी ने उस वक्त अपने आगे 2024 का जो अब अगला विजन है, 5 साल का जो विजन उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही थी कि किस तरीके से वो देश को आगे ले जाने का काम करेंगी। गौरतलब है देखिए लगातार जिस तरह से जानकारी सामने आई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी जो छवि है, भारत की छवि है, उसको काफी हद तक आगे पहुंचाने में, उसको एक महत्वपूर्ण भूमिका देने में काफी अहम योगदान माना जाता है नरेंद्र मोदी का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है वो भारत की और भी ज्यादा अगर जो निखर कर आई है वो नरेंद्र मोदी की वजह से ही मानी जाती है। तो माना जा रहा है 2024 के बाद भी अब जो ये छवि है इसको और भी ज्यादा बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। बिल्कुल वैष्णव, और रुक करेंगे आपका फिर, लेकिन एक बड़ी खबर की तरफ रुक करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होने के बाद सरकार बनने को लेकर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शुक्रवार को प्रस्ताव दिया। नरेंद्र मोदी आज यानी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इस बीच शनिवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में भाग लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन, बात करें कार्ति चिदंबरम की, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, राहुल गांधी सहित बड़े बड़े वो अन्य नेता थे जो इस बैठक में शामिल हुए थे। इंडिया गठबंधन की भी यहां पर बात करें तो यहां से संपर्क बना रहा। इस बैठक में सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष भी चुना गया है। पार्टी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस मीटिंग में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया, जिसमें सर्वसम्मति से सोनिया गांधी के नाम पर फैसला सुरक्षित कर लिया और फैसला लिया गया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक के दौरान शनिवार को संसद का सेंट्रल हॉल उस वक्त ठाकों से गूंज गया जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीपीपी के प्रमुख के लिए सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा और कहा कि अगर आप प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दूंगा। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्ताव को सभी कांग्रेस नेताओं ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। वैष्णो, ये कांग्रेस की बैठक हुई, इसके अंदर उन तमाम बड़े पदों की चर्चा की गई। बात करें राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, तमाम उन नेताओं ने चर्चा की। इस बैठक के अंदर क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए? बिल्कुल, देखिए काफी बड़े फैसले लिए गए हैं। पार्टी को सबसे पहले जो बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो रोहित सबसे पहले तो यही है कि पार्टी की रणनीति को और किस तरह से मजबूत बनाया जाए। देखिए
इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से अभी 2024 के जो चुनाव हुए हैं, आम चुनाव 2024 में जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, बिल्कुल जो कांग्रेस है, मां इंडिया गठबंधन ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है। रिजल्ट में काफी अच्छा स्थान जो है वो कांग्रेस ने एज अ विपक्ष के तौर पर जो हासिल किया है वो काफी अच्छा माना जा रहा है। लेकिन पार्टी की रणनीति को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए, आगे की और भी ज्यादा रणनीति को बनाने के लिए तमाम चर्चाएं जो है वो की गई हैं। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव भी आ रही हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से उसमें अपनी परफॉर्मेंस जो इस तरह की अभी तो परफॉर्मेंस जो देखी गई है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की, इसी परफॉर्मेंस को आगे कैसे बरकरार रखा जाए, किस तरह से पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए कि पार्टी और भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सके, इन तमाम रणनीति को लेकर चर्चा हुई। और साथ ही साथ चर्चा हुई इस बात को लेकर कि इस बार विपक्ष का प्रमुख कौन होगा, कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा राष्ट्रीय स्तर पर। इसी को लेकर मैं आपको देखिए जानकारी के लिए भी बता दूं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बैठक करी थी। तो तमाम कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि अभी जो बैठकों का ये दौर है, ये कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि पार्टी की रणनीति को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। जहां तक कि देखा जा रहा है, आम चुनाव 2024 में जो नतीजे आए हैं वो सभी के लिए उत्साहित माने जा रहे हैं। क्योंकि जहां बीजेपी को इस बात की खुशी है कि केंद्रीय कुर्सी में एक बार फिर से तीसरी बार बीजेपी को कमान संभालने का मौका मिला है, तो वहीं विपक्ष जो है बड़ी मजबूती के साथ सत्ता में वापसी करी है। बिल्कुल वैष्णव, और देखी जाए तो यहाँ पर संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया है, सोनिया गांधी को। उन्होंने हालांकि इस प्रस्ताव के लिए बहुत ज्यादा सोचा, लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर आप हमारे फैसले को नहीं मानेंगे तो मैं आपके खिलाफ अनुशासनात्मक ढंग से जो निर्णय बोलूंगा, ये थोड़ा ठहाके वाला सिचुएशन हुई थी जब उन्होंने मजाक के तौर पर कहा था कि अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं इस तरह का जो फैसला है वो लूंगा। लेकिन सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता बना दिया गया है, अपने आप में बड़ी बात है। सोनिया गांधी की वापसी किस तरह से एक बड़ी होने वाली है, अहम फैसला होने वाला है। बिल्कुल, देखिए काफी अहम फैसला माना जा रहा है सोनिया गांधी को। इससे पहले भी देखा गया था, कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन्हें ही सौंपा गया था और पार्टी को काफी अच्छे से वो संभालती हुई भी नजर आई थी। लेकिन बाद में जिस तरह से धीरे धीरे दिन बदले, जिस तरह से यूं कहें कांग्रेस के दिन बदले और देखा गया कि शीर्ष नेतृत्व की कहीं ना कहीं पार्टी में कमी नजर आई थी और नतीजतन पार्टी के देखिए कई बड़े चेहरे, रोहित, पार्टी के कई बड़े चेहरों ने पार्टी को अलविदा कह दिया था, जिसका खामियाजा भी चुनावों में कांग्रेस को भुगतना पड़ा था। तो अब ऐसे में देखिए, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि इस बार के चुनाव में जो कांग्रेस है वो काफी विपक्ष के तौर पर काफी अहम भूमिका निभाती नजर आएगी और काफी मजबूत विपक्ष के तौर पर वो नजर आ रही है। लेकिन अपनी इसी रणनीति को कायम रखने के लिए लगातार मंथन करना बेहद जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है पार्टी के लिए एक शीर्ष नेतृत्व का होना जो पार्टी को सही तरह से सही डायरेक्शन में ले जाए, सही रणनीति बना पाए, जिससे कि वो लगातार इस तरह का जो परफॉर्मेंस देखी गई थी कांग्रेस की ओर से, ये परफॉर्मेंस कांग्रेस की ओर से ये यूं कहें जो पूरा ये विपक्ष एकजुटता के साथ सामने आया, वहां इंडिया गठबंधन के तौर पर ये जो विपक्ष की मजबूती है ये इस तरह से कायम रहे, इसको लेकर रणनीति बनाना बेहद। वैष्णव, गठबंधन की बात की, विपक्ष की बात करी तो एक अच्छा विपक्ष हमने इस बार देखा है, लेकिन विपक्ष का नेता बनाने की बात चल रही है कि यहाँ पर विपक्ष का नेता राहुल गांधी को बनाया जाए। पार्टी पूरा जोर लगा रही है कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष यहाँ पर घोषित किया जाए। हालांकि अभी तक कोई यहाँ पर ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया कि इस तरह की कोई भी परमानेंट हम जो बोल सके, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें नेता विपक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि राहुल गांधी भी अभी चर्चा नहीं कर रहे इस चीज के लेकर, लेकिन सीधा सीधा लग रहा है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को बनाया जाएगा और बनना भी चाहिए, क्योंकि वो वक्त आ गया है जो विपक्ष को हमने देखा है एक मजबूत पक्ष के तौर पर। तो जब मजबूत विपक्ष एक सामने आया है तो नेता विपक्ष को भी मजबूती से आना चाहिए। तो राहुल गांधी को कांग्रेस के लिए ही एक अच्छा नेता विपक्ष दिख रहे हैं या फिर कोई और भी यहाँ पर विकल्प आप देखते हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर बात विकल्प की हो तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे कई नामों की चर्चाएं हो रही थी कि विपक्ष का नेता किसको बनाया जाए, किसको प्रमुख बनाया जाए। हालांकि अभी तक कोई सस्पेंस अभी बना हुआ है, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ रणनीति जो है कांग्रेस की ओर से बनाई जाती है। जो भी रणनीति बनाएगी जाहिर तौर पर कांग्रेस बहुत सोच समझकर बनाएगी और जो परफॉर्मेंस इस बार कांग्रेस ने दिखाई है वो उसको खोना तो बिल्कुल ही नहीं चाहेगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर विपक्ष के नेता के तौर पर इस बार कांग्रेस किसे चुनती है। वहीं कई राज्यों में जिस तरह से देखिए कांग्रेस को हार मिली है, तो जाहिर तौर पर जो सवाल उठ रहे थे वो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व को लेकर ही उठ रहे थे, नेताओं को लेकर उठ रहे थे, लीडरशिप को लेकर उठ रहे थे। तो अब ऐसे में ये कांग्रेस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि इस बार जो पार्टी की कमांड है
वो किसको सौंपी जाए, ये एक बड़ा ही जो अभी दिलचस्प मुद्दा बना हुआ है, बड़ा ही अभी इस पर संशय जो है वो बरकरार है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पार्टी किसको अपने लीडर के तौर पर देखती है। बिल्कुल, इससे पहले बात करें वैष्णो, तो अधीर रंजन चौधरी को यहाँ पर नेता विपक्ष चुना गया था, लेकिन इस बार वो अपना चुनाव हार गए हैं। बंगाल के अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो अपनी सीट को हार गए हैं। इस बार उनको नेता विपक्ष बनना यहाँ पर लगभग दिख ही रहा है कि वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन राहुल गांधी एज अ नेता विपक्ष किस तरह से बीजेपी को, एनडीए अलायंस को किस तरह से टक्कर दे सकते हैं, और राहुल गांधी का नेता विपक्ष बनना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद है, और इसके क्या फायदे कांग्रेस को आने वाले सालों में मिलेंगे, और विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो किस तरह के समीकरण देखने को मिलेंगे कि नेता विपक्ष का बनना। राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है, पीएम के भी चेहरे के लिए उनको नामांकित करते रहे हैं, तो इस तरह से नेता विपक्ष बन जाना अपने आप में बड़ी बात है राहुल गांधी के लिए। बिल्कुल रोहित, देखिए ये काफी बड़ी बात है, और ऐसे में देखिए अगर राहुल गांधी के नाम पर अगर मुहर लगाई जा रही है, लगातार राहुल गांधी का नाम आगे किया जा रहा है, तो कुछ सोच के ही किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान का एक बड़ा नारा दिया था और न्याय यात्रा निकाली थी, तो ऐसे में काफी इसकी जो एक तरह से ये बोले कि नेतृत्व करते राहुल गांधी नजर आए थे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि उनका इस तरह का जो एक रवैया उन्होंने अपनाया था, चाहे वो न्याय यात्रा को लेकर हो, मोहब्बत की दुकान को का नारा देना हो, वो लगातार माना जा रहा था कि कांग्रेस को आगे करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। अब देखिए देखने वाली बात होगी कि आखिर राहुल गांधी आगे पार्टी को किस तरीके से, पार्टी की जो रणनीति है उसको बनाने में, रणनीति को मजबूत करने में किस तरह से अपना अहम योगदान निभाते नजर आते हैं। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी पूरा इस बार जोर लगाते नजर आए हैं चुनाव प्रचार की, चाहे बात हो, चाहे आरोप प्रत्यारोप की बात हो। राहुल गांधी हर वो मुमकिन प्रयास करते नजर आए थे जिससे कि बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके। जहां बीजेपी तमाम मुद्दों को लेकर सामने आ रही थी, चाहे वो धार्मिक मुद्दों की बात हो, कई मुद्दों को लेकर बीजेपी जो है मुखर होती नजर आई है, तो वहीं राहुल गांधी कांग्रेस की कमान को हाथ में लिए, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इस तरह के जो तमाम बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, वो लगातार पार्टी का बचाव करते भी नजर आए थे और लगातार विकास के मुद्दों पर जनता के बीच जाते नजर आए थे। और नतीजतन रोहित आप सामने देख सकते हैं, लोकसभा चुनाव में कई वो सीटें जो कांग्रेस के हाथ से चली गई थी। फिर जैसे बात की जाए अमेठी सीट जहां पर राहुल गांधी हार गए थे 2019 में, जो गढ़ मानी जाती थी अमेठी कांग्रेस का, वो उनके हाथ से छीन गई थी, तो वो सीट अब जो है वो वापस कांग्रेस के पाले में आ गई है। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से अभी कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं राहुल गांधी, उसका कांग्रेस को फायदा हो रहा है और बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। तो ऐसे में नेतृत्व के तौर पर राहुल गांधी का नाम जो आगे लाया जा रहा है वो पार्टी को फायदा तो देखिए पहुंचाएगा, लेकिन अब इसका फायदा विधानसभा चुनाव में कितना होता है ये आगामी दिनों में ही पता लगेगा। बिल्कुल वैष्णव, और हमने ये भी देखा कि रायबरेली की सीट सोनिया गांधी ने छोड़ दी थी, वो राज्यसभा चली गई थी यहाँ पर, और राज्यसभा जाने के बाद उन्होंने जब चुनाव के नाम बात करे तो चुनाव के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि रायबरेली से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। राहुल गांधी को नामांकित किया गया और बतौर हमने देखा रायबरेली के अंदर किस तरह की जीत, रायबरेली के अंदर राहुल गांधी ने किस तरह से बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीत ली है, वो अपने आप में बेहद अच्छी बात है। वायनाड की बात करें तो वहां पर भी जीत राहुल गांधी ने दर्ज की है। लेकिन सोनिया गांधी का यह फैसला, और अब उन्हें संसदीय दल का नेता चुना जा रहा है, तो सोनिया गांधी के पद के अंदर बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ सोनिया गांधी को लेकर आगे कार्रवाई रहने वाली, आगे रणनीति रहने वाली कांग्रेस की तरफ से? जी देखिए रोहित, आगे की जो रणनीति है वो कुल मिलाकर सिर्फ यही देखी जा रही है कि क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, कई मुद्दे ऐसे हैं जिसका लगातार देखा जा रहा था बीते दिनों पहले कि जो कांग्रेस है वो विरोध करती नजर आई थी। फिर चाहे किसान आंदोलन में किसानों का साथ देना हो, एमआरपी जो एमएसपी माफ कीजिएगा एमएसपी मांग को लेकर जो किसान है उनका साथ देना हो, अग्निवीर योजना के खिलाफ जाना हो, तमाम मुद्दों पर जो कांग्रेस है वो बीजेपी को घेरती नजर आई थी। तो अब ऐसे में देखिए देखने वाली बात होगी कि इस बार अब जब मजबूत विपक्ष के तौर पर महा इंडिया गठबंधन संसद में पहुंच चुका है, लगातार मजबूती के साथ विपक्ष जो है वो आ चुका है, तो अब किन मुद्दों को विपक्ष जो उठाता नजर आएगा देखिए आगामी दिनों में ही पता लगेगा। लेकिन मुखर होता अभी देखा जा रहा है, जिस तरह से बयानबाजी देखी जा रही है, चाहे फिर वो बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से, महा इंडिया गठबंधन की बात कर ले, लगातार जिस तरीके से बयानबाजी देखी जा रही है तो उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है इस बार बड़ी मजबूती के साथ जो कांग्रेस है, महा इंडिया गठबंधन है, वो सामने आने वाला है, कई मुद्दों को इस बार उठाता वो नजर आएगा। बिल्कुल वैष्णव, एक बार इस वक्त आपको बताएं, अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। आपको बताएं रायबरेली में बड़ी जीत मिलने के बाद राहुल गांधी की चुनौतियों को बढ़ावा मिला है। 2019 में जीत के बाद से सोनिया गांधी ने 5 साल तक स्वास्थ्य कारणों से रायबरेली से दूरी बनाए रखी थी। उनके प्रतिनिधि केएल शर्मा ने किसी तरह स्थानीय लोगों को गांधी परिवार से जुड़े रखा और उसका नतीजा यह निकला कि गांधी परिवार की यहां पर जीत हुई है।
दूरी की वजह से रायबरेली में संगठनात्मक रूप से कांग्रेस कमजोर हुई है। लोकसभा चुनाव में तो हर बार गांधी परिवार के साथ जिले की जनता खड़ी रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लगातार हार मिल रही है। जिले से लेकर गांव स्तर तक संगठन की कमजोरी के कारण 2022 के चुनाव में सभी विधानसभा सीटों पर न केवल कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, बल्कि प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राहुल को कड़ी मेहनत करनी होगी। रायबरेली में पहले की तरह विधानसभा की सभी सीटों पर परचम लहराना राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती है। यही कारण रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में राहुल के सामने संगठन को मजबूत करने के साथ ही जनता के वादों पर खरा उतरने की कड़ी चुनौती भी है। जिले के लोगों के सीधे सीधे संपर्क की आस को भी राहुल गांधी को पूरा करना होगा। लोकसभा चुनाव में तो हर बार गांधी परिवार के साथ जिले की जनता खड़ी रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उसका लगातार हार मिलती रहती है, वो नतीजे सामने आते रहते हैं। जिले से लेकर गांव स्तर तक संगठन को कमजोरी का सामना करना पड़ता है और वो ये तमाम चीजें हैं जो हमने देखा कि किस तरह से उनका सुपड़ा साफ हो गया था। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो गई थी। 2027 में जो चुनाव होने हैं उसके अंदर बेहद जरूरी है कि मेहनत करनी होगी। तो वैष्णो, सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव के अंदर जो परफॉर्मेंस रहता है कांग्रेस का, वो थोड़ा निराशाजनक रहा है, क्योंकि सुपड़ा साफ हो गया था उनका, हमने जिस तरह से देखा था। तो इस बार तो क्योंकि नेता, हम बात करें नेता विपक्ष भी उनको लेकर चर्चा चल रही है, राहुल गांधी को लेकर भी कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आई है। तो इस बार जब विधानसभा चुनाव होने हैं तो क्या कांग्रेस की रणनीति बदलेगी और विधानसभा चुनाव के अंदर इस बार जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर बढ़त मिली है तो विधानसभा चुनाव में भी बढ़त मिलने की संभावना है? जी देखिए रोहित, अगर बात की जा रही है बढ़त की, वोटों की बढ़त की, सीटों की बढ़त की अगर बात की जा रही है तो ये देखिए काफी चैलेंजिंग जो है वो पूरे महा इंडिया गठबंधन के लिए माना जा रहा है। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव की बात थी तो यहां पर मजबूत विपक्ष के तौर पर एकजुटता के साथ महा इंडिया गठबंधन सामने आया था। लेकिन बात अगर की जाए विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में आपको देखो जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले भी बयान आया था आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जब उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि महा इंडिया गठबंधन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित है। विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाएगी तो पार्टी इंडिविजुअली चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे में अगर देखिए 2027 तक होने वाले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी क्या जो कांग्रेस है वो इंडिया गठबंधन के तौर पर सामने आएगी या फिर इंडिविजुअल पार्टी के तौर पर सामने आएगी। क्योंकि देखिए अगर इंडिविजुअल पार्टी के तौर पर अगर सीटों की अगर बात की जाए तो इस बार के आम चुनाव में कुल ज्यादा सीटों तो नहीं, लेकिन कुल मिलाकर 99 सीटों तक सीमित रह गई थी कांग्रेस। अब लेकिन बात की जाए विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस क्या कुछ रणनीति बनाती है, किस तरीके से जो उसके जो दल है जिनके साथ गठबंधन किया है उनके साथ किस तरीके से समीकरण स्थापित कर पाती है, ये एक देखने वाली बात होगी। और जो इससे भी बड़ा अहम सवाल है वो ये भी है कि तस्वीरें देखिए सामने जिस तरह से आई थी कि मोहब्बत की दुकान की बात करना हो या फिर न्याय यात्रा निकालना हो, तब राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, तमाम वो नेता जो उस वक्त मुखर होकर नजर आए थे कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नजर आए थे, उन्होंने जनता से उस वक्त वादे कर दिए थे, तमाम वादे किए गए थे उनके द्वारा। लेकिन अब उन वादों पर वो कितने खरे उतर पाते हैं, वो वादे कब तक पूरे होते हैं, जनता को इसका इंतजार है। और अगर ये वादे पूरे नहीं होते हैं तो इसका खासा असर जो है देखिए वो विधानसभा चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। तो कुल मिलाकर इसकी जो पूरी रणनीति है वो कांग्रेस के लिए बनानी बेहद जरूरी हो गई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर जो समीकरण स्थापित करना होगा वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग माना जा रहा है। बिल्कुल वैष्णो, एक और खबर का रुख करेंगे इस वक्त, आप बने रहिए मेरे साथ।